हेलो बच्चों। तो अभी तक हम लोग रोटेशनल मोशन में बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन को सीखे हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और काफ़ी डिटेल में सीखे हैं। आप लोगों को आना चाहिए ये सब। तो बेटा अब रोटेशनल मोशन की स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सपोज करो ये झोला है बेटा, इस झोला में कुछ लोड है, बेटा इस झोला में कुछ सब्जी रखे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, अगर इस झोला को ऐसे होल्ड किया जाए, इस झोला को इस तरह अगर बेटा होल्ड करते हैं तो ये झोला का जो वेट है बेटा, ये क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है हमारे हैंड पे, हमारे हाथ पे। ये झोला क्या कर रहा है बेटा, फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब इस झोला को हम लोग यहाँ होल्ड करते हैं तो ये इजली, यानी यहाँ पे तकलीफ कम है बेटा। जैसे ही इस झोला को मूव करते हैं बेटा, यहाँ होल्ड करते हैं, यहाँ होल्ड करते हैं तो यहाँ पे देखो बेटा तकलीफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम तकलीफ क्यों बढ़ रहा है ये अलग की बात है बेटा, लेकिन हमें ये बताना है कि जब झोला को ऐसे होल्ड किए हैं अपने हैंड पे बेटा, तो झोला झोला हमारे हाथ पे जो लोड यानी फोर्स अप्लाई कर रहा है बेटा, इस झोला के फोर्स से, इस झोला के वेट से ज्यादा लोड अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है कि कम अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को सोचना है कि जब झोला यहाँ पे है तब कम फोर्स अप्लाई कर रहा है बेटा, कि जब झोला यहाँ पे है, यहाँ पे तकलीफ बढ़ जा रहा है, तब ये क्या कर रहा है, ज्यादा लोड अप्लाई कर रहा है। इस चीज को आप लोगों को सोचना है बेटा। तो मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि ये झोला इस हाथ पे जो हैंग कर रहा है बेटा, अपने वेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है मेरे हाथ पे कि कम कर रहा है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को सोचना है। और ऐसा क्या हो रहा है बेटा कि जब झोला को इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे तकलीफ बढ़ जा रही है बेटा, और ये तकलीफ क्यों बढ़ रहा है ये अलग की बात है। बस हमें ये बताना है कि ये झोला जो फोर्स हमारे हाथ पे अप्लाई कर रहा है बेटा, ये अपने वेट से ज्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है। ठीक है, इस चीज को आप लोग सोचेंगे। ठीक, तो सोच ले बेटा। तो आप लोगों का क्या जवाब है कि जब झोला इस हाथ पे दूर है तब ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है? यही जवाब है आप लोगों का। अगर ऐसा आप लोगों का जवाब है तो ये बिल्कुल गलत है बेटा। यहाँ पे बनाते हैं, सपोज करो बेटा ये हमारा हाथ है और ये यहाँ पे कंधा है जो हिंड सपोर्ट है। ठीक है बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे झोला ऐसे यहाँ पे होल्ड किए हैं, ये हमारा झोला है। अब झोला इस पे टी, झोला की वजह से इस रस्सी पे बेटा अगर T1 टेंशन है, यहाँ पे क्या है T1 टेंशन होगा, इस रस्सी को काट दिए हैं और इस झोले का वेट नीचे काम करेगा mg। अब बेटा ये झोला ऊपर एक्सेलरेटेड है कि नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है? जब ये झोला हाथ पे हैंग कर रहा था बेटा, तो ये झोला ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है कि नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है? क्या बेटा झोला इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो T1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mg के बराबर। अब इसी झोला को बेटा यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं बेटा। तो ये झोला है, यहाँ पे टेंशन मान लो, यहाँ पे टेंशन T2, ये टेंशन T2, फोर्स वेट झोले का mg। यहाँ पे भी T2 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, अगर झोला इक्विलिब्रियम में है तो T2 इक्वल टू mg आ गया।
यानी जो दोनों केस में बेटा झोला जो हमारे हाथ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है बेटा, वो कितना कर रहा है, इक्वल कर रहा है। झोला चाहे इस कंडीशन में है बेटा, मेरे हाथ को बहुत कंफर्टेबल है, इस कंडीशन में है, जब तब भी क्या कर रहा है, झोला इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब यहाँ ये ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे तकलीफ बढ़ रहा है, लेकिन आल्दो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोड बढ़ गया है बेटा, पर झोला अपने वेट के बराबर ही लोड हमारे हाथ पे अप्लाई कर रहा है। चाहे झोले का पोजीशन जो भी रहे बेटा, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है झोला हमारे हाथ पे, वो हर केस में इक्वल है। तो ऐसा क्या हुआ है बेटा कि यहाँ पे तकलीफ ज्यादा हो रही है, जब झोला यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं दूर की तरफ, तो हमारे होल्ड करना मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ऐसा क्या बात है? ठीक है बेटा, आल्दो वेट ऑफ द झोला क्या है बेटा, इक्वल है, लेकिन ऐसे प्रतीत हो रहा है कि हम ज्यादा वेट कैरी कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हमारे हाथ पे ज्यादा वेट लटका हुआ है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है बेटा? तो इसका जवाब है कि यहां पे देखो बेटा, जब ये डिस्टेंस आर बेटा, इस हिंज पॉइंट से, ये कंधा हमारा क्या था, हिंज ही था, तो हिंज पॉइंट से जब हम इधर शिफ्ट हो रहे हैं हाथ की तरफ, फिंगर पाम की तरफ अपने शिफ्ट का हो रहा है झोला बेटा, तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है बेटा, आर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा है बेटा। इस कंडीशन में R1 है, इस कंडीशन में क्या है, R2 है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ने की वजह से बेटा हमारे हाथ को ऐसा प्रतीत होता है कि हम ज्यादा वेट कैरी किए हुए हैं। आल्दो दोनों कंडीशन में वेट ऑफ द झोला क्या है, इक्वल है बेटा। तो ऐसा क्यों? या फिर ये भी देखते हैं, अगर ये झोला बेटा हैंग किए हुए हैं, अगर ये जो तकलीफ है बेटा, ये तब भी ज्यादा होगी अगर इस झोले का वेट बढ़ा दिया जाए। वेट बढ़ा दिया जाए तब भी इसको कैरी करने में तकलीफ ज्यादा होगी बेटा, यहाँ पे दर्द ज्यादा होगा, तब भी यहाँ पे वो फिजिकल तकलीफ ज्यादा होगी बेटा। तो दोनों कंडीशन में चाहे यम को बढ़ा दें तब भी तकलीफ ज्यादा हो रही है बेटा, या फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा दे तब भी तकलीफ ज्यादा हो रही है। ये तकलीफ क्यों हो रही है बेटा? क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, वो बढ़ रही है। जब झोले को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं बेटा, तो दोनों कंडीशन में वेट ऑफ द झोला सेम है बेटा, पर तकलीफ बढ़ रही है। ये तकलीफ किसके वजह से बढ़ रही है? क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और वो फिजिकल क्वांटिटी किस चीजों पे डिपेंड कर रही है? हिंज पॉइंट से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही है, और इस वेट पे, जो वेट हैंग किया हुआ है बेटा, जो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, उन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रही है। और इस बात और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पे भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि अगर ऐसे हाथ है बेटा, ऐसे अगर खींचा जाए सेम वेट से बेटा, सेम वेट से अगर खींचा जाए, सेम फोर्स से खींचा जाए, तब यहाँ हमें तकलीफ, अगर इस हाथ को आगे की तरफ सेम फोर्स से खींचा जाए बेटा, तो भी हमें तकलीफ कम होगा अपेक्षाकृत अगर ये परपेंडिकुलर लगे और इसको होल्ड करे। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो बढ़ रही है बेटा, वो क्या, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा? वो फिजिकल क्वांटिटी है टॉर्क। क्या बढ़ रहा है बेटा? टॉर्क, जिसे आघूर्ण बोलते हैं। बल हिंदी में क्या बोलते हैं? बल, आघूर्ण। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी टॉर्क है बेटा, ये बढ़ रहा था जब झोला हम अपने हाथ पे आगे बढ़ा रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे बेटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ने से ये टॉर्क क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। यानी टॉर्क किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा था बेटा? पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स,
यानी लोड जितना ज्यादा हम रखते हमें तकलीफ उतना ज्यादा होती है ना। तो किस पे डिपेंड किया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा कितना फोर्स लग रहा है उस पे टॉर्क डिपेंड करता है, कहाँ लग रहा है यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डिपेंड करता है बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये तीनों चीज पे डिपेंड कर रहा है बेटा। पहला किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जैसे लोड बढ़ा देते तो हमारा तकलीफ बढ़ जाता। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहां पे देखते हैं बेटा, जैसे यहां पे देखते हैं बेटा, सपोज करो अगर ये हमारा दरवाजा है और यहाँ पे क्या है बेटा, ये हिंज सपोर्ट है, और ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, ये हिंज है। अगर बेटा इस दरवाजे पे अगर हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते, फोर्स का डायरेक्शन ये होता, तो ये दरवाजा बेटा रोटेट नहीं करता, ये दरवाजा रोटेट नहीं करता, क्योंकि ये हिंज के वजह से ये मूव नहीं करेगा बेटा। हिंज के वजह से जो दरवाजे का मोशन है क्या बेटा, वो कांस्टेंट है। लेकिन इसी फोर्स को अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर अंदर की तरफ लगाए बेटा, फोर्स को किस डायरेक्शन में लगाएं, अंदर की तरफ लगाएं, तो ये दरवाजा क्या करेगा, इजिली रोटेट करेगा। दूसरी बात, अगर इसी फोर्स को यहाँ पे लगाए बेटा, सेम फोर्स को यहाँ पे लगा रहे हैं, तो दरवाजे के रोटेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है बेटा वो कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा था यहाँ पे कम हो गया। लेकिन इसी फोर्स को अगर इस डायरेक्शन में लगा दे बेटा, तो भी इस दरवाजे के रोटेट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। यानी जो टॉर्क है बेटा इस दरवाजे का, इस एक्सिस के अलांग जो टॉर्क है बेटा, इस टॉर्क को बेटा टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। दरवाजे जो टॉर्क है बेटा उसकी वैल्यू कम हो रही, किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। और तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। इस चीज को लिखेंगे बेटा, लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स together constitute a physical quantity known as torque। किस नाम से जानते हैं बेटा, जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टुगेदर कंस्टिट्यूट ए फिजिकल क्वांटिटी नोन एज टॉर्क। फुल स्टॉप। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इंक्रीजेज टेंडेंसी टू रोटेट। यानी जो टार्क होता है बेटा, अगर किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो उस बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। इस तरह से बेटा हम लोग टार्क को फिजिकली समझ लिए हैं, अब इसको हम लोग मैथमेटिकली पढ़ेंगे बेटा। हम लोग फिजिकली टार्क को समझ लिए बेटा, थोड़ा अब इसको हम लोग
इसको इरेज कर लेते हैं बेटा। टार्क को हम लोग क्या किए बेटा, फिजिकली समझ लिए, थोड़ा सा मैथमेटिकली अब टार्क की पढ़ाई करेंगे बेटा। समझो अगर ये कोई रिजिड बॉडी है बेटा, ये कोई क्या है, रिजिड बॉडी है। फिर से बनाते हैं। ये क्या है बेटा, रिजिड बॉडी है। यहाँ पे ये बॉडी जो है क्या है बेटा, हिंज है, यानी यहाँ के इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी क्या है, रोटेट करने के लिए फ्री है। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं बेटा, पॉइंट ए। यहाँ पे एक पॉइंट क्या है बेटा, बी है, जिसपे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, एफ। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, किसी मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब यहां से हिंज से यहां मिलाएंगे बेटा, और ये वेक्टर आर, ये क्या है बेटा, वेक्टर आर, इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। जहां आर क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या मतलब होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कि पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहां से ए से बी की तरफ जो वेक्टर है बेटा, इसी को क्या बोल रहे हैं, वेक्टर आर। जो टार्क मिलेगा बेटा, जो इस बॉडी पे टार्क मिलेगा बेटा, वो किसके बराबर होगा बेटा, आर क्रॉस एफ। ये किसके बराबर होगा बेटा, आर क्रॉस एफ। एफ क्रॉस आर नहीं बेटा, आर एफ क्रॉस आर करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा क्या होगा, आर क्रॉस एफ। जहां एफ क्या है बेटा, फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी है बेटा पर, और आर क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच बॉडी इज फ्री टू रोटेट। उस पॉइंट से जहां पे हिंज से, यानी कह सकते हैं बेटा हिंज पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है बेटा, उस पॉइंट का क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा। तो ये जो क्वांटिटी मिलती है बेटा, इस ये क्या मिलती है, कौन सी क्वांटिटी है, टॉर्क। इसे क्या बोलेंगे, टॉर्क बेटा। आर क्या है बेटा, आर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट, from the point about which body is free to rotate। ठीक है बेटा, इतना बातें समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे मिला होगा आर बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किए होंगे, तो ये हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर मिल गया, और फोर्स पहले से दिया हुआ है, फोर्स कुछ लगा। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। समझो कोई फोर्स है एफ, एफ कितना है बेटा, यहाँ पे ले लेते हैं 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। फोर्स फोर्स लग कहा रहा है, अप्लाइड एक्ट ऑन
द पॉइंट, किस पॉइंट पे लग रहा है बेटा? 2 मीटर, 3 मीटर, कामा 1 मीटर। फाइंड टॉर्क about the given point। पहला क्या दिया हुआ है बेटा? पहला पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, -1 ऐसे ले लेते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, -1 मीटर। हमें टॉर्क निकालना है बेटा। इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करो। यहां पे देखते हैं बेटा, सपोज करो कि कोई एक रिजिड बॉडी ही बना लेते हैं बेटा। यहाँ पे हिंज था। ये पॉइंट क्या है बेटा? ये पॉइंट दिया हुआ है जिसके अबाउट टार्क हमें निकालना है। पॉइंट ए का पोजीशन दिया हुआ है 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर एंड -1 मीटर। और फोर्स हमारा कहाँ पे लग रहा है बेटा? फोर्स किसी आर डिस्प्लेसमेंट पे लग रहा है बेटा। और ये पॉइंट का पोजीशन दिया है 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर। इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। और फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है एफ, वेक्टर एफ। तो हम टार्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा? टाउ इक्वल टू आर क्लास एफ, जहां आर क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 आई कैप, यानी आई कैप जे कैप +2 के कैप। ये आर हो गया बेटा। और एफ क्या है हमारा? क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ 4 आई कैप +2 जे कैप थ्री के कैप। आर क्रॉस एफ निकालना पड़ेगा बेटा। आर क्रॉस एफ कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकाल सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल मेथड से निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म से कैसे निकालोगे बेटा? पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म से देखते हैं, फिर उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे बेटा मैनुअल मेथड से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें निकालना पड़ेगा? आर क्रॉस एफ बेटा। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या लिखते हैं? आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे पहला वेक्टर लिखेंगे बेटा। पहला वेक्टर की जगह क्या है? 1, 1, 2। दूसरा वेक्टर क्या है? 4, 2, 3। ये इतना तो आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये टॉर्क है बेटा। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? थ्री माइनस, यहाँ पे ऐसे करेंगे बेटा। आई इक्वल टू क्या? 3 माइनस, इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 - 4, यानी क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। फिर क्या जे लेते हैं बेटा? जे क्या हो जाएगा? जे 3 - 6, यानी
3j कैप, और यहाँ पे k इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 4 यानी -2k कैप। ये क्या पता चल गया बेटा, टार्क पता चल गया। ऐसे वेरीफाई कर लेते हैं बेटा, क्लास रूम में होता है तो बच्चे ये सब करके बताते हैं। अब यहाँ पे क्या बना, जैसे लेते हैं ना i j k, यानी i क्रॉस j क्या होता है, k होता है बेटा, और k क्रॉस i क्या होता है, j होता है, और इसका रिवर्स क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, पहले i को उठा देंगे, i क्रॉस i 0 हो जाएगा, यानी टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, i क्रॉस i 0 हो जाएगा, i क्रॉस j क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और ये क्या हो गया 2k। i क्रॉस j 2k, फिर क्या हो जाएगा बेटा, i क्रॉस के क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो i क्रॉस के क्या हो जाएगा, -3j कैप। फिर j को उठाते हैं, j क्रॉस i क्या हो जाएगा, -4k कैप, j क्रॉस j 0, j क्रॉस के क्या हो जाएगा बेटा, i हो जाएगा, j क्रॉस के तो क्या हो जाएगा, +3i। फिर k को लेते हैं, k क्रॉस i क्या हो जाएगा बेटा, j +8j। फिर क्या हो जाएगा, k क्रॉस j क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई होगा, तो k क्रॉस j -4i कैप। तो टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, i -4i +3i, तो क्या हो गया, i कैप -i कैप, और j 3j है, और 8j, गलत कहाँ हुआ, +5k होना चाहिए, हाँ +5j, और k में देखे 2k -2k। यहाँ पे j वाले में देखो बेटा, j यहाँ पे लिए तो ये क्या हो गया, 3 माइनस क्या हो गया, 8। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस, ये बेटा ये क्या होगा, +5k। वेरीफाई किए तो गलती में पकड़ में आ गई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अगर किसी भी बॉडी पे यह फोर्स लगता है बेटा, तो उसके वजह से टार्क जो आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जो टार्क का यक्स कंपोनेंट है, यहाँ पे अगर एक्स, यहाँ पे ये यक्स है बेटा, ये वाई है, ये जेड है। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या है, -i है, मतलब यहाँ पे जो यक्स कंपोनेंट है बेटा -1 है, जे कंपोनेंट क्या, वाई कंपोनेंट कितना है बेटा, +j है, +5 है। और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। यही यूनिट किसकी होती है बेटा, वर्क की भी यूनिट सेम होती है, बट इसको अभी जूल नहीं बोलेंगे, इसको न्यूटन मीटर बोलेंगे बेटा। क्यों नहीं बोलेंगे जूल, क्योंकि अभी वर्क का कंसेप्ट अभी नहीं किए हुए हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जो जेड कंपोनेंट है बेटा -2,
या फिर बोल सकते हैं -2 के कंपोनेंट में जो टार्क है बेटा वो कितना है, -2 है। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लिए थे अबाउट 1 2 -1, अब ले लेते हैं अबाउट ओरिजिन बेटा। दूसरा क्वेश्चन किसके एलॉन्ग टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के एलॉन्ग टॉर्क, यानी हमारा जो ए पॉइंट है बेटा ये क्या हो जाएगा 0, 0, 0, और यहाँ से बी पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना था बेटा 2 2 3 1 था, 2 3 1, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 2, 3, 1, और यहीं पे फोर्स लग रहा था बेटा एफ कितना था, एफ कितना था बेटा 4i 2j और 3k, 4i 2j प्लस 3k, ठीक है। तो अबाउट ओरिजिन बेटा हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो पहले हम तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं वेक्टर आर कैसे, आर कितना आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर कितना आ जाएगा बेटा 2i प्लस 3j प्लस k, और यहाँ पे हमें क्या कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, टार्क इक्वल टू क्या होगा बेटा, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस फोर्स वेक्टर, यानी फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर करेंगे तो हमें क्या कौन सा क्वांटिटी मिल जाएगी बेटा, टॉर्क मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं आई जे के, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं बेटा, पहले आर रखेंगे 2 3 1, फिर एफ रखेंगे बेटा, एफ कितना है 4 2 3, यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टार्क इक्वल टू हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो आई को लेते हैं बेटा, आई फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई को लिए तो यहाँ पे 9 -2, ठीक, आई कैप माइनस जे कैप कितना हो जाएगा बेटा, जे कैप हो जाएगा -6 -4 जे कैप प्लस के को लेते हैं बेटा, के को लेंगे तो 4 -12 के कैप, यानी टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा 7i कैप -2 जे कैप प्लस -8 कैप, और ये न्यूटन। तो बेटा हम लोग मैथमेटिकली टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगता है बेटा तो हम लोग टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन चीज़ों को समझ गए। तो बेटा एक चीज़ हम ध्यान देते हैं, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पे बेटा टार्क अबाउट पॉइंट से ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है टार्क अबाउट एन एक्सिस की, यानी वी नीड टार्क अबाउट एन एक्सिस रादर देन टार्क अबाउट ए पॉइंट। तो किसी भी बॉडी का बेटा जो टार्क होता है, टार्क हमेशा जो टोटल टार्क होता है किसी पॉइंट के एलॉन्ग ही होता है, लेकिन जब हम टार्क अबाउट एन एक्सिस करते हैं तो हम टार्क के उस कंपोनेंट की बात करते हैं बेटा जो उस एक्सिस के एलॉन्ग हो।
समझो अगर टार्क हमारा आया था, कैलकुलेट करके आया था बेटा, कितना आया था, 7i -2j कैप -8k कैप। अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे मान लो ये x है, ये y है और ये z, एलांग द, अगर हमसे टार्क जेड वाई एक्सिस के एलांग अगर हमसे टार्क पूछा जाए बेटा, तो हम क्या बताएंगे, तो ये -2 बताएंगे। जो टार्क है बेटा, टार्क का अमाउंट, मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क कितना हो जाएगा बेटा, 2 न्यूटन मीटर। ठीक है बेटा। अगर वाई एक्सिस के एलांग टार्क पूछा जाएगा बेटा, तो हमेशा 2 न्यूटन मीटर होगा बेटा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पॉइंट ए के अबाउट क्या टार्क पूछा जाए बेटा, तो ये पूरा टार्क होगा। टार्क, टोटल टार्क बेटा हमेशा एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जब हमसे पूछा जाए टार्क अबाउट एन एक्सिस, तो हम टार्क के सिर्फ उस कंपोनेंट की बात करते, टोटल टार्क के सिर्फ उस कंपोनेंट की बात करते हैं बेटा जो उस एक्सिस के एलांग हो, जिसके एलांग हमसे टार्क पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को लिखते हैं बेटा कि जो टार्क होता है बेटा, टार्क नोट में लिख लो, टार्क ऑलवेज डिफाइन अबाउट ए पॉइंट। टोटल टार्क ऑलवेज डिफाइन अबाउट ए पॉइंट। हमेशा टोटल टार्क क्या किसके अबाउट बेटा डिफाइन होता है, एक पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है। व्हेन वी से टार्क about an axis, then we take the component of total torque which is along that axis। यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, क्या लिखोगे, that particular point contain that axis। यानी जो बेटा जो एक्सिस होगा वो हमेशा उसी पॉइंट से पास करेगा बेटा जिस पॉइंट के अबाउट टोटल टार्क कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखेंगे बेटा कि जब हम लोग टार्क किसी एक्सिस के एलांग पूछा जाएगा, तो हम सिर्फ उस टार्क की बात करेंगे जो उस एक्सिस के एलांग होगा बेटा, और बाकी सारे टार्क उस बॉडी को रोटेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लोग टार्क का मैथमेटिकल सेंस यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लिए बेटा। अब थोड़ा सा हम लोग टार्क को प्रैक्टिकली सीखेंगे, देखेंगे बेटा। तो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में जो टार्क हम लोग पढ़ते हैं बेटा, तो टार्क के मैग्नीट्यूड की बात अलग करते हैं, डायरेक्शन की बात अलग करते हैं, बशर्ते ये दिया हो, जो दिया गया
दिया गया कंपोनेंट है, चाहे फोर्स हो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो बेटा, वन डायमेंशनल हो। ठीक, तभी ऐसा हम लोग सोच पाते हैं। तो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में टार्क के मैग्नीट्यूड की बात अलग करेंगे बेटा, और टार्क के डायरेक्शन की बात अलग करेंगे। ये हमारा बॉडी है बेटा, यहाँ पे पॉइंट ए है जिसके जो क्या है, जहाँ पे बॉडी हिंज है बेटा, और इसी के एलांग हमें टॉर्क को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए है। यहाँ से आर दूरी पे एक फोर्स एफ लग रहा है बेटा। अब इसके वजह से हमें टॉर्क को कैलकुलेट करना है। ए पॉइंट बी है बेटा, अब इस पॉइंट के अलांग ए क्या है, हमारा हिंज है, हिंज्ड है। और इसी के अलांग ये बॉडी क्या करेगी बेटा, रोटेट करने के लिए फ्री है, और ये हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है बेटा। अब जो टॉर्क होता है बेटा, टॉर्क किसके बराबर होता है बेटा, आर क्रॉस एफ, या इसी को लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो कितना हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा। थीटा क्या होता है बेटा, टेल टेल के बीच का एंगल, टेल टेल दोनों वेक्टर के, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर। अगर मान लो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है बेटा, और फिर फोर्स वेक्टर हमारा क्या है, एफ है, तो अगर इसके बीच के एंगल की बात करें तो इसको आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ वेक्टर के टेल टेल के वेक्टर में जो एंगल बन रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। यहाँ पे बेटा एंगल क्या हो गया, यही थीटा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, अगर इस लाइन को और बढ़ा दे, और यहाँ से इस लाइन को और बढ़ा दे बेटा, यहाँ पे देखो, अगर इस फोर्स वाली लाइन को क्या करें, पीछे एक्सटेंड करें, फोर्स वाली लाइन को क्या करें, पीछे एक्सटेंड करें, और यहां से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालें, ये क्या हो गया 90 डिग्री। ये जो थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। ठीक, तो आर परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो आर परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, या फिर ऐसे करें, साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा बेटा, आर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई मॉड आर, या फिर कह सकते हैं आर परपेंडिकुलर इक्वल टू मॉड आर साइन थीटा। यानी जो हमारा टार्क है बेटा, टार्क के जगह क्या लिख सकते हैं, टार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ मॉड और आर परपेंडिकुलर। यानी जो हमारा टॉर्क हो जाएगा बेटा, टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो एफ यानी इस टार्क को कैलकुलेट करना होगा बेटा, तो इस लाइन ऑफ फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है बेटा, उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये फोर्स में फिर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी को सेम बॉडी है बेटा,
सेम बॉडी है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए है, यहाँ से आर वेक्टर आर पे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो बेटा एफ, और इनके बीच का जो एंगल था ये थीटा था। अब एक और कंडीशन हो सकता है बेटा, इस थीटा को, इस फोर्स को क्या करें, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन बेटा और एलॉन्ग डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, एफ इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे जो टार्क हो जाएगा बेटा, टार्क को और कैसे लिख सकते हैं बेटा, आर तो जो आर है बेटा, आर मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर एफ। यानी इन दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी का टार्क, किसी बॉडी फोर्स की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है बेटा, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखे और उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, कि हम लोग क्या करें, फोर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एलॉन्ग डायरेक्शन में तोड़ लें, और फिर क्या करें, परपेंडिकुलर जो फोर्स है बेटा उस कंपोनेंट को क्या करें, आर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख ले। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में टार्क का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। अब बात होती है बेटा डायरेक्शन की। डायरेक्शन की बात करें बेटा, तो अगर हम अपने राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे बेटा, अगर इस बॉडी को फोर्स के डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करे, फिंगर को कैन करे, कर्ल करे बेटा, यानी अगर जो फोर्स है बेटा बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखे, जो टार्क बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करे बेटा, उसके वजह से जो डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। और वो किस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव जेड यानी के डायरेक्शन में आएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को रोटेट करता है तो उसको हम लोग हमेशा क्या मानेंगे बेटा, पॉजिटिव मानेंगे। अगर बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो हमारा राइट हैंड का थंब है बेटा वो अंदर की तरफ जाएगा, तो जो टार्क का डायरेक्शन होगा बेटा उसको निगेटिव मानेंगे, या इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस के कैप निगेटिव। और ये किसकी वजह से आएगा बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से। तो डायरेक्शन को अलग से समझ लिए बेटा और मैग्नीट्यूड को अलग से समझ लिए, ठीक है। अगर कोई रिजिड बॉडी है बेटा, एक रिजिड बॉडी लेके समझते हैं, जैसे ये क्या है, कोई रिजिड बॉडी है बेटा, यहाँ पे ये हिंज है, ये हिंज है बेटा, या इसी क्या मान ले, पॉइंट ओ मान ले, यहां से कुछ दूरी, ये 3 मीटर है बेटा, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है बेटा F1। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है बेटा ऐसे F2, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है बेटा इस डायरेक्शन में F3, और यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन। तो अगर टार्क की बात करें बेटा, नेट टार्क की बात करें, अगर ये मान लो F1 है, F2, F3, F4 है बेटा, तो जो नेट टार्क होगा बेटा इन सारे फोर्स की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है उसके वजह से, अगर यहाँ पे देखें ये फोर्स इस बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस फोर्स की वजह से जो टार्क T1 आएगा बेटा वो किस डायरेक्शन, वो कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, के कैप में लिख सकते हैं। और वो क्या होगा, हमेशा इस, अगर बॉडी का अगर प्लेन है
तो उस प्लेन के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर इस बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे जो फोर्स है इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की टेंडेंसी रखता है बेटा, क्लॉकवाइज। तो ये इसके वजह से जो टॉर्क आएगा बेटा वो कैसा आएगा, इसके वजह से जो टॉर्क आएगा बेटा वो क्लॉकवाइज आएगा, यानी निगेटिव आएगा। और इस पॉइंट के अलावा जो नेट टॉर्क होगा बेटा, जो नेट टॉर्क होगा बेटा, ये सारे फोर्स के वजह से, यानी टाउ वन, टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू, सारे के समेशन के सारे फोर्स के सारे टॉर्क के समेशन के बराबर आएगा, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर हो जाएगी। अगर बेटा अगर मान लो एक कोई पॉइंट ए है, इसके एलांग अगर कोई स्पेस में कोई फोर्स लग रहा है F1, इसके वजह से अगर यहाँ पे इस फोर्स की वजह से इस बॉडी यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करना है बेटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक डंडे से इसे क्या कर देंगे, रिजिड रॉड से जोड़ देंगे। और यहाँ पे जो अगर ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो टॉर्क को कैलकुलेट कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क हो जाएगा। यहाँ पे नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी इस फोर्स को अगर इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मास है बेटा, इस पे कोई फोर्स F1 लग रहा है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट के अलांग अगर इस बॉडी का टॉर्क कैलकुलेट करना चाहेंगे, इस फोर्स की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करना चाहेंगे बेटा, तो इस पूरे बॉडी को किससे जोड़ देंगे, एक डंडे से जोड़ देंगे। और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट के अलांग इस पॉइंट के अलांग इस फोर्स का टॉर्क ले लेंगे, और वही हमारा क्या होगा, फाइनल टॉर्क होगा। तो अभी तक जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे बेटा, यहां पे आते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा जगह आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं बेटा, जो फोर्स की वजह से जो हमारा टार्क आया है बेटा, वो टार्क कैसा आ गया है, टार्क हमारा 3 डायमेंशनल आया है। यानी ये जो टार्क आया है बेटा, किसके अलांग आया है, किसी एक पॉइंट के अलांग टार्क हम कैलकुलेट किए हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है बेटा कि जो टार्क, जब हम बात करेंगे 12th लेवल में बात करते हैं टार्क अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट टार्क बात करते हैं बेटा। तो अगर हमारा जो टार्क ओरिजिन के अलांग था, टार्क कहाँ पे था बेटा, किसी पॉइंट 0,0 के अबाउट हम लोग क्या किए थे, किसी फोर्स का टार्क कैलकुलेट किए थे बेटा, और वो टार्क कितना आया था, इतना आया था। अब क्या करेंगे बेटा कि अगर किसी एक्सिस के अलांग टार्क पूछा जा रहा है, किसी एक्सिस के अलांग जब टार्क पूछा जा रहा है, तो हमारा क्या कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट आएगा बेटा टार्क का जो उस एक्सिस के अलांग हो। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक बॉडी लेते हैं बेटा। सपोज करो बेटा, ये हमारा रिजिड बॉडी है, ये हमारा क्या है बेटा, रिजिड बॉडी है। ये हमारा रिजिड बॉडी है बेटा, और ये हमारा क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अलांग ये बॉडी क्या है, ये बॉडी का ये जो दरवाजे की तरफ खुल रहा है बेटा, ये हिंज है। अगर इस पे हम लोग ऐसे फोर्स लगाते हैं बेटा, तो ये दरवाजा मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या जुड़ा हुआ हिंज है, यानी यहाँ पे इस पे अगर फोर्स लगाते हैं तो ये नहीं हिलेगा। और ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलांग क्या करेगा, ये बॉडी रोटेट करने के लिए बेटा फ्री है। अब यहाँ अगर इस एक्सिस को बेटा, अगर इस बॉडी को ऐसे रोटेट करें, यानी इसको अंदर की तरफ दबाएं और इसको बाहर की तरफ ऐसे ऊपर से ऐसे रोटेट करने की कोशिश करें, इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करें बेटा, तो ये रोटेट नहीं होगा, क्योंकि इसका मोशन कंस्टेंट है।
अगर इसी को ऐसे रोटेट करना चाहे यानी इसको अंदर और इसको बाहर, तो भी ये रोटेट नहीं होगा। यानी जब हम एक एक्सिस के एलांग टॉर्क की बात करेंगे बेटा, तो इसमें सिर्फ वही टार्क इस बॉडी को, इस रिजिड बॉडी को रोटेट करेगा बेटा जो टार्क इस एक्सिस के एलांग होगा। जो टार्क का कंपोनेंट इस एक्सिस के एलांग होगा बेटा, वही इस बॉडी को रोटेट करेगा, यानी इसको खोलेगा और बंद करेगा। बाकी जो भी टार्क आएगा बेटा, बाकी जो भी टार्क होगा वो आपस में एक दूसरे से बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस दरवाजे टाइप जो बॉडी है इसको रोटेट करने के लिए वर्क नहीं करेगा। यानी वही टार्क इस दफ्ती को रोटेट कर रहा है बेटा जो टार्क इसके एलांग है। अगर यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं बेटा इस डायरेक्शन में, ऐसे खुल रहा है, लेकिन अब देखो अगर यहाँ पे फोर्स लगाएंगे बेटा तो इसको रोटेट करने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है बेटा और थोड़ा मुश्किल से रोटेट कर रहा है। लेकिन हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बढ़ा के यहाँ कर देते हैं और यहाँ फोर्स लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इजिली रोटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है। अब ऐसे फोर्स लगा के बेटा, ऐसे फोर्स लगा के अगर इसको रोटेट करना चाहे तो ये रोटेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब एक्सिस के एलांग टॉर्क की बात किया जाए किसी एक्सिस के अबाउट, तो वो टार्क हमेशा टार्क का वो कंपोनेंट होगा जो उस एक्सिस के एलांग होगा। जैसे इस फोर्स के वजह से बेटा, इस फोर्स के वजह से ओरिजिन के अबाउट जो टार्क आया बेटा वो इतना आया है, लेकिन इसका जो यक्स कंपोनेंट है बेटा वो 7i है। यक्स कंपोनेंट क्या है, यानी यक्स एक्सिस के अलांग जो टार्क लग रहा है बेटा वो कितना है, 7 न्यूटन मीटर। यानी ये वही जो इस बॉडी को, अगर कोई बॉडी होता तो ये सिर्फ उस यक्स एक्सिस में, यानी यक्स एक्सिस के एलांग जो किसी बॉडी को रोटेट करेगा बेटा, वो कौन सा टार्क काम करेगा, 7 न्यूटन मीटर के वजह से ही रोटेट करेगा, बाकी का कंपोनेंट कोई फर्क नहीं डालेगा। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, मान लो कि ये ओरिजिन को हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं वाई नॉट, यानी ये इस जो पॉइंट का पोजीशन हो जाएगा बेटा 0, वाई नॉट और 0 हो। अब देखो अगर इसी सेम फोर्स का बेटा, जिसका पॉइंट ऑफ एक्शन बेटा वही है, अगर इस पॉइंट के एलांग भी अगर हम लोग टार्क को कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो जो वाई डायरेक्शन में जो टार्क है, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है बेटा वो चेंज नहीं होगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आर, तो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ से बी पॉइंट कहाँ पे था, 2, 3, 1 और यहीं पे फोर्स लग रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का अगर टार्क लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3 माइनस वाई नॉट प्लस के, और एफ कितना है बेटा, सेम वही एफ कितना है, एफ 4i 2j के का। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लगाएंगे, तो i j के टाउ इक्वल टू 2, 3 माइनस वाई नॉट 1, 4, 2, 1।
अगर ये टॉर्क कैलकुलेट करते हैं बेटा तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 4 माइनस आई कंपोनेंट निकालेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 3 - y0 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 आई कैप माइनस 2 - 4 जे कैप प्लस प्लस के लिए बेटा तो 3 - y0 के कैप। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे भी जे जे कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया बेटा, 2 - 2 जे कैप हो गया। यानी यहाँ पे देख रहे हो जब y एक्सिस के अलांग हम लोग पोजीशन में चेंज कर रहे हैं बेटा तो हमारा टॉर्क y एक्सिस के अलांग जो टॉर्क है उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि y डायरेक्शन में हम जहां भी चले जाएं, y डायरेक्शन में जो जहां भी चले जाएं फोर्स का जो टार्क होगा, जो फोर्स का टार्क होगा यानी टार्क जो फोर्स का टार्क में जो y कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं होगा बेटा। इस बात को अच्छे से समझ लेना कि जो टोटल टार्क हमेशा किसी एक पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है बेटा। जब हम किस टार्क अबाउट एन एक्सिस की बात करते हैं तो टोटल टार्क के उस कंपोनेंट का बात करते हैं बेटा जो उस एक्सिस के अलांग होता है। और वो जो एक्सिस होती है बेटा वो पॉइंट को जरूर पॉइंट से पास करती है बेटा। और इस एक्सिस पे हम जहां भी उस पॉइंट ले बेटा, उस एक्सिस पे अगर हम जहां भी पॉइंट लें उसके अलांग जो टार्क का वो जो एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगर मान लो हमारा कोई रिजिड बॉडी है बेटा, कोई रिजिड बॉडी है जो यहाँ पे हिंज है, यहाँ से 2 मीटर पे परपेंडिकुलर 10 न्यूटन, यहाँ से 2 मीटर पे फोर्स इस 30 डिग्री पे 10 न्यूटन, 1 मीटर पे फोर्स का डायरेक्शन ये बेटा, और एंगल कितना है 37 डिग्री, 45 ले लेते हैं। एंगल कितना है 45 डिग्री। यहाँ पे एक 4 मीटर दूरी पे एक फोर्स लग रहा है बेटा इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर। अब हमें क्या करना है, टोटल टार्क कैलकुलेट करना है। टोटल टार्क क्या हो जाएगा, टोटल टार्क बेटा तो पहले जो F1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 10 न्यूटन, और एक किस डायरेक्शन के में है बेटा, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एक क्या होगा पॉजिटिव होगा। 45 है बेटा, यहाँ पे तोड़ेंगे ये 10 न्यूटन था, ये भी 10 न्यूटन, तो यहाँ पे 45 तो ये क्या हो जाएगा 10, 45 तो
तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5√2, और इसके अलांग भी कितना हो जाएगा 5√2, और ये 10 न्यूटन है, परपेंडिकुलर है 10 न्यूटन। तो ये यहाँ पे देखेंगे बेटा, इसके वजह से जो टार्क निगेटिव हुआ, निगेटिव कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 है तो 5 इंटू 2, इसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 5√2 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये क्या हो जाएगा 4। ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा बेटा, तो 4 माइनस 4 इंटू 10, तो टोटल टार्क कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 20 माइनस 10, ये 5√2 माइनस 40, तो ये -50 हो गया बेटा। ये 20 प्लस 5√2 माइनस 50, न्यूटन मीटर। ये डाटा थोड़ा अच्छा नहीं है बेटा, यानी 5 अगर इसमें से कॉमन ले लेते तो ये क्या हो जाता 4√2 हो जाता। डेटा थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए आंसर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है बेटा, ठीक है। तो ऐसे बेटा पूरे, थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है, पूरे लेक्चर को एक ही साथ में कंप्लीट करना बेटा, ठीक है, जरूरी है।